हेलो ट्रेडर्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? आर पीपल गेटिंग माय वॉइस? चैट बॉक्स पे ऊपर कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर कंफर्मिंग। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और आज का फंडामेंटल एनालिसिस एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग टेक्निकल स्ट्रेटजीज वगैरह पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम डॉलर की बात कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या डेवलपमेंट है, क्या नई चीज़ें हो रही है, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं आपसे। पिछले हफ्ते आपने देखा कि भाई सेंट्रल बैंक मेजर, जितने भी मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब के डिसीजंस आपके जो आने थे वो आ चुके हैं। केवल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का एक डिसीजन है जो बचा हुआ है, बाकी सबके डिसीजन आ चुके हैं। लास्ट हफ्ता आपका ठीक ठाक वॉलेटिलिटी थी, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। जैसे हम कह लो कि 100 पिप के अंदर एक ऊपर नीचे का आपको मूवमेंट देखने को मिला आपको। ठीक है। उसके बाद अभी जो पूरी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है उसका नज़र किस पे है? उसका नज़र आने वाले इंपॉर्टेंट सीपीआई रिपोर्ट के ऊपर है। अभी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? इसमें ब्लैक रॉक हो सकता है, इसमें जेपी मॉर्गन हो सकता है, इसमें डॉइश बैंक हो सकता है, इसमें एबीएनजेड बैंक हो सकता है, ठीक है ना, सिटी कॉर्प हो सकता है। ये जितने भी बड़े इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों की नज़र है कि सीपीआई डेटा के अंदर क्या आ सकता है। वैसे तो इनको पहले से ही पता होता है कि भाई क्या आना चाहिए क्या नहीं, इतने सालों से, मुद्दतों से ये लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो उनके पास तो ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं, जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 80 to 90% है, और ये पता लगा लेते हैं कि भाई इतना ही आने वाला है। लेकिन फिर भी इनकी नज़र रहती है फाइनल आउटकम के ऊपर कि फाइनल आउटकम क्या निकलेगा। सीपीआई डेटा के अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा हुआ कि वो मार्केट में सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहे। जब जब वो आते हैं तो अपने आप को मार्केट में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखते हैं, किसी ना किसी अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से। तो अभी उनका जो मेन कार्य है, जिनको चारों तरफ उनकी अट्रैक्शन हो रही है, वो है आपका टैरिफ। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो जब हम मिले थे, जब हम गोल्ड का डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी इसकी ट्रेड वॉर की जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा गहरानी चाहिए और ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड के अंदर बाइंग हो रही है, तो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्लेयर्स हैं वो इस बात को, इस हाई लेवल्स पे जो वो बाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं और आप तो कर नहीं रहे भाई। मैं और आप तो क्या कर रहे हैं? हम लोग तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो बाइंग कौन कर रहा है? बाइंग कर रहा है स्मार्ट मनी, स्मार्ट प्लेयर। अगर वो इस हाई लेवल पे बाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको लग रहा है कि ये ट्रेड वॉर और भी ज्यादा इंटेंस होगा, ये इतने जल्दी थमने वाला नहीं है, और इसके कारण गोल्ड के अंदर एक्सेसिव बाइंग हो गया। ठीक है। डॉलर इंडेक्स की जो मेन मूवमेंट है, डॉलर इंडेक्स की मेन मूवमेंट जुड़ी हुई है आपकी ट्रेजरी यील्ड से। ये गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड्स पेपर्स होते हैं, छोटे बिल्स होते हैं, यील्ड्स होते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट होते हैं। तो वो जब भी डिक्लाइन होती है, वो जब भी डिक्लाइन होते हैं तो डॉलर के अंदर डिक्लाइन होता है। और जब भी ये ट्रेजरी यील्ड्स इंक्रीज होते हैं तो डॉलर के अंदर एक तेजी का माहौल आपको देखने को मिलता है। अभी कुछ टाइम के अंदर हमें जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनके अंदर नरमी दिखी है, यानी थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है हमें। उसका कारण क्या है? उसका कारण ट्रम्प साहब के अकोमोडेटिव स्टैंड ऑन टैरिफ, टैरिफ भी कारण हो सकता है। दूसरा आपका स्लो डाउन हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि इकोनॉमी के अंदर अगर आप डेटा देखोगे, चाहे आप सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखो, सर्विसेज पीएमआई डेटा देखो, वीकली एम्प्लॉयमेंट क्लेम नंबर्स देखो, मैक्सिमम डेटा तो वीक आ रहे हैं। मैक्सिमम डेटा तो वीक आ रहे हैं। दूसरा, मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन को जितना ऊपर जाना था वो ऊपर आ चुका है, अपने पीक के आसपास आ चुका है। अब इन्फ्लेशन थोड़ा सा आपका नीचे आ सकता है, इन्फ्लेशन आपका नीचे आ सकता है। तो इन्फ्लेशन अगर नीचे आएगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन जब नीचे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका डॉलर इंडेक्स के अंदर एक गिरावट आनी चाहिए। अब डॉलर इंडेक्स क्यों भग रहा है? डॉलर इंडेक्स के पास क्या कारण है भगने का? बता सकता है कोई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डॉलर इंडेक्स, कि डॉलर इंडेक्स इतना मूव ऑन कर रहा है? क्या कारण है? डॉलर इंडेक्स में जितना भी न्यूज आना था सब न्यूज एनकैश हो गया है। अब डॉलर इंडेक्स ऊपर के लेवल पे अगर रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है? क्या कारण क्या है इसका? एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? सोचो जरा। ट्रम्प, मेहुल भाई, और कोई?
और कोई? ठीक है। तो मेजर जो कारण है वो ट्रम्प साहब, जैसे मेहुल भाई ने बोला, उनके जो टैरिफ को लेकर जो ये जुमला दे रहे हैं कि भाई टैरिफ 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 का हल्ला जो मचाया रखा है, तो टैरिफ के कारण ही डॉलर इंडेक्स को ऊपर रखा हुआ है, ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अदरवाइज अगर आप इकोनॉमिकल डेटा देखोगे, जनवरी से लेकर अब तक का डेटा देखोगे, तो मैक्सिमम 10 में से अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 डेटा आपके नेगेटिव आए हैं। 7 से 8 डेटा आपके क्या आए हैं? नेगेटिव आए हैं। ठीक है। अब जब ये डेटा आपके नेगेटिव आए हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर 1 से 2 महीना डेटा नेगेटिव आ गए तो डॉलर को गिरना चाहिए। और उसका पहला प्रमाण यह है कि भाई पिछले हफ्ते आपका ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर थोड़ी सी नरमी आई है। ट्रेजरी यील्ड्स में नरमी आने का मतलब क्या है? ट्रेजरी यील्ड्स में नरमी आने का मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं जो है डॉलर एक गिरने की कगार पे खड़ा हुआ है। केवल ट्रम्प साहब की पॉलिसीज के कारण वो रुका हुआ है। अगर टैरिफ इम्पोज करने में या और भी ज्यादा लड़ाई इंटेंस नहीं होती है, या ये बातें थोड़े ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, जैसे होता है ना कि माहौल एक बार स्टार्टिंग में तो गर्म से कोई लड़ाई होती है, तो लड़ाई में तो तू मैं होती रहती है, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ गर्म होती रहती हैं। लेकिन जब 15-20 मिनट तक आदमी चिल्लाता रहता है, एक दूसरे लोग शाउट करते रहते हैं, तो आधी घंटे बाद वो मामला ठंडा होने पड़ता है, धीरे धीरे आदमी का जोश ठंडा होने पड़ता है। तो वैसे ही अगर ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं ठंडे पड़ने लगे, तो ये क्या करने लगेंगे? फिर डॉलर इंडेक्स आपका गिरावट की फेस में चालू हो जाएगा। अब दूसरी बात, ट्रम्प साहब ने रिसेंट में क्या किया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, अमेरिकन पेपर्स में था गल्फ ऑफ मैक्सिको, उन्होंने उसका नाम रीचेंज करके कहा कि भाई अब से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग बोलेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। वो ये कहता है जी ये मैक्सिको हमारी मेन लैंड है, हमारी धरती है, हमारा ये है, फलाना ढिमका है। ठीक है ना? तो उन्होंने बोला कि इसको हम नाम देंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो उन्होंने पेपर एक साइन कर दिया कि आज से आप गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं बोलोगे, अमेरिका के अंदर इसको बोलोगे गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा, चाइना का तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया कहा कि भाई जो भी कंट्री अमेरिका को एल्युमिनियम सप्लाई करेगा, स्टील सप्लाई करेगा, उसमें हम 25% टैरिफ लगा देंगे। अभी बात तो आप सबको पता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका चाइना है, स्टील का, एल्युमिनियम का। ठीक है ना? तो वो अगर इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को, तो उस पर टैरिफ लगेगा। तो इससे क्या हुआ? और भी ज्यादा इंटेंस हो गया ट्रेड वॉर। अब अगर अमेरिकन गुड्स के ऊपर भी कैटेगरी वाइज दूसरी कंट्रीज टैरिफ इंपोज करती हैं, तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। तो दोनों, अगर ये सभी लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो नुकसान किसका होगा? इकोनॉमीज को नुकसान होगा। ठीक है ना? तो ये चीज समझने वाली है कि महंगाई दर बढ़ेगा। भाई मैं आज चाइना से सामान लगाना बंद कर देता हूँ, भाई मेरे पास 100 रुपए का सामान जो मेरे को पड़ रहा था, मेरे को 200 रुपए का पड़ रहा है या 125 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है। कंज्यूमर सामान परचेज नहीं कर रहा है मेरे से, क्योंकि वो 25 रुपए जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, मैं अपनी जेब से तो नहीं पे करूंगा, मैं कंज्यूमर से कहूंगा भाई 125 रुपए दो, मेरे को टैक्स देना है आगे। कंज्यूमर कहेगा भाई इतना महंगा आइटम मैं नहीं ले रहा, मैं पहले 1 टन माल लेता था, अब आधा टन ही लूंगा या पौना टन नहीं लूंगा माल, तो माल नहीं बिकेगा। तो अब क्या करेगा जो लोकल बायर है, वो क्या करेगा, उसी प्रोडक्ट को 100 रुपए के आसपास बाई करने के लिए इंडिया में घूमेगा, कि सेम प्रोडक्ट जो चाइना से मेरे को 125 में मिल रहा है, इंडिया में कहाँ से मिल जाएगा मेरे को 100 रुपए में? कोई जुगाड़ है क्या? ठीक है ना? तो समझो धीरे धीरे क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता रहेगा, इससे महंगाई दर बढ़ता रहेगा और इकोनॉमी के अंदर ये एक बड़ी वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो इसलिए गोल्ड एक मेजर फैक्टर है, जिसके कारण ट्रेड टेंशन के कारण, ट्रेड वॉर के कारण गोल्ड आपका इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, उनको रिटर्न चाहिए। अब मान के चलो कोई टाटा स्टील, इंडिया में एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, उसका स्टील नहीं बिक रहा है क्योंकि उसके ऊपर मान के चलो ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है। अब उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या आएगा? खराब आएगा, क्योंकि उसकी सेल नहीं हो रही है। सेल नहीं हो रही है तो जो भी फंड मैनेजर या फंड हाउसेस में इन्वेस्ट करेंगे, उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स को रिटर्न चाहिए। तो इन्वेस्टर क्या कह रहा है, भाई गोल्ड बाय कर लो, गोल्ड इज दी सेफ हेवन एसेट, इस वक्त सारा पैसा गोल्ड में डाल दो, वो सेफ है, इसलिए गोल्ड में लोग बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फंड मैनेजर को तो रिटर्न से मतलब है। ठीक है ना? इसलिए गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिल रही है। फिर आते हैं सीपीआई डेटा की तरफ। दिसंबर में सीपीआई डेटा था आपका 2.9% ईयर ऑन ईयर, और जो कोर सीपीआई डेटा था वो था 3.2%। अब गवर्नमेंट का जो एक मॉडल है जिसका नाम है क्लेवलैंड फेड इन्फ्लेशन नाउ कास्टिंग मॉडल, ठीक है ना, एक क्वांटिटी बेस्ड मॉडल है और ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन करता है 99% केसेस में। ये बोलता है कि अब जो सीपीआई डेटा आना चाहिए वो 2.85% के आसपास आना चाहिए,
और जो कोर सीपीआई डेटा है वो 3.13% आना चाहिए, यानी 2.9 से 2.85 और 3.2 से 3.13%। इफ द एक्चुअल नंबर मीट दिस एस्टिमेट्स, investor will likely read them as an indication that the disinflation process is back on track। यानी अगर ये नंबर्स आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के अंदर कमी आई है, इन्फ्लेशन के अंदर एक नमी आई है। और इन्फ्लेशन अगर नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन नीचे के लेवल पे जाता है यानी नीचे गिरने लगता है वो, तो उसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। और जब ऐसा होता है तो यील्ड्स भी आपके सस्ते होते हैं, यानी अमेरिकन जो ब्याज दरें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। और वो अगर सस्ती होंगी तो डेफिनेटली आपका डॉलर इंडेक्स में एक डेंट आपको देखने को मिलेगा। गेटिंग दी पॉइंट। तो आपको वेनेसडे को सीपीआई नंबर से इस पे आपको नजर रखनी है। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइजेस डेटा है थर्सडे को, इस पे भी आपको नजर रखनी है आपको। तो ये दोनों नंबर्स पे आपको नजर रखनी है, इस पे आपको अच्छा खासा मूवमेंट बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। पिछले हफ्ते ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 25 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस किया था फेब्रवरी मीटिंग के अंदर, लेकिन उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस में बोला कि हम लोग कॉशियस स्टेंस यानी दूरी रहने की सलाह देते हैं अपने आप को, कि हम फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट को नहीं काटें। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि जो रिसेंट में अभी लेबर गवर्नमेंट वहां पे डेवलप हुई है, उनका जो बजट्स आए हैं, उन बजट्स के मेजर्स के कारण, उस बजट में अनाउंसमेंट के जो भी हुई है उसके कारण वहां पे इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और इन्फ्लेशन बहुत ऊपर के लेवल पे चले गए। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि रेंट इन्फ्लेशन ऊपर है, सर्विसेज इन्फ्लेशन ऊपर है। तो अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस तो कर दिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में हम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करने का मतलब क्या है? दिस इज पॉजिटिव फॉर दी जीबीपी, ये बात मानते हो। लेकिन जीबीपी चलेगा कब? जीबीपी दोस्त चलेगा तभी ना जब डॉलर इंडेक्स गिरेगा। क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो कोरिलेशन है, इनका जो मैथमेटिकल सब्सटेंस है, स्टैटिस्टिकल सब्सटेंस है इनका, वो तो इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि डॉलर गिरेगा तभी यूरो भगेगा, तभी जीबीपी भगेगा। तो कोई भी न्यूज क्यों ना आ जाए, कैसे भी न्यूज क्यों ना आ जाए, एक बार थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चलेगा ये डॉलर के बेसिस पे। डॉलर जब तक नहीं गिरेगा जब तक जीबीपी स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है। अब पिछली बार आपका जीडीपी डेटा निकला था क्वार्टर थ्री का, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज निकला था। अब निकलेगा आपका फोर्थ क्वार्टर का डेटा, निकलेगा थर्सडे को जीडीपी का। अगर ये डेटा अच्छा आता है, और सबसे बड़ी बात है, इसके साथ आपको सर्विसेज डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डेटा, ये तीनों डेटा देख रहे हैं। अगर ये तीनों डेटा अगर इंक्रीज होके आए, साथ में जीडीपी डेटा इंक्रीज होके आया, तो जीबीपी के लिए बहुत बढ़िया न्यूज है। लेकिन एक डेटा पॉजिटिव एक डेटा नेगेटिव तो जीबीपी नीचे ही जाएगा। ठीक है। तो ये तो होगी इकोनॉमिक नंबर्स की बात। अब ट्रम्प साहब क्या कहते हैं यूके इकोनॉमी में, कि वहां पे टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि डेट ही इज नॉट येट कंसिडरिंग प्लेसिंग एनी इम्पोर्ट टैक्सेस ऑन द यूके। तो उन्होंने कहा है कि अभी मेरा कोई प्लान नहीं है यूके के ऊपर टैक्स लगाने का, जिसकी वजह से जीबीपी फिर भी अपने आप को होल्ड करा हुआ है। दूसरा, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का, केयर स्टामर साहब, उन्होंने क्लियर बोला है कि मैं अपनी कैबिनेट के अंदर फेरबदल करूंगा, और जो अभी के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर हैं रेचल रीव साहब, उनको शिफ्ट करने की सोचूंगा, उनको हटाने की सोचूंगा, या उनके कोई दूसरी पोजीशन उनको दूंगा। और मेरे हिसाब से जो रेचल रीव साहब हैं बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, पता नहीं ऐसा क्यों ये कर रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं। ठीक है ना। तो रेचल रीव साहब को ये चेंज करेंगे तो ये जीबीपी के लिए नेगेटिव होगा और जीबीपी यहाँ से गिर सकता है। उसके अलावा आपका स्विट्जरलैंड के सीपीआई नंबर और चाइना के सीपीआई नंबर ड्यू हैं आपके। अगर मैं पिछले साल सीपीआई नंबर यानी इन्फ्लेशन नंबर्स देखूं स्विट्जरलैंड के, जिसकी करेंसी सीएचएफ स्विस फ्रैंक है आपकी, तो वो ऑलरेडी लोअर लेवल पे चल रहे हैं इन्फ्लेशन नंबर्स आपके। और मार्च 20 तक, 20 में इनकी मीटिंग है। तो ऐसा लगता है कि जो भी सीपीआई रिपोर्ट डेटा आएगा वो आपका यही इंडिकेट कर रहा है कि वो 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होना चाहिए। क्योंकि सीपीआई नंबर अभी भी जो दिसंबर के भी देखोगे तो 0.6% था इन्फ्लेशन नंबर्स। तो आने वाले समय में ये नंबर्स आपके वीक ही रहेंगे, तो सीएचएफ आपका वीक ही रहने के चांसेस हैं। उसके अलावा फेब्रवरी 19 को आपका रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का मॉनेटरी पॉलिसी है, और इसमें भी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि भी 50 बेसिस पॉइंट का रिड्यूस हो सकता है। 25 तो होगा ही होगा।
ठीक है ना, 25 बेसिस पॉइंट तो रिड्यूस होगा होगा, 50 बेसिस पॉइंट भी आपका रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं आपके एनालिसिस वाले पार्ट की तरफ। देखो मार्केट में ना आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा आपको देखने को बाजार के अंदर मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, तो आपको वैसे तो देखो गैप थ्योरी एक बड़ी थ्योरी है, मतलब बड़ी इन द सेंस कि इसके काफी सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि कॉमन गैप्स होते हैं, रन अवे गैप्स होते हैं, ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, आइसलैंड रिवर्सल गैप्स होते हैं आपके। तो ये सारे हमारे प्रीमियम कोर्स कंटेंट का पार्ट है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ट्रेड द गैप मार्केट। लेकिन अब आपको गैप ट्रेड करना कैसे, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। कभी भी जैसे ये गैप अप ओपन हुआ, ये आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है, आखिरी वाला, आखिरी वाले की मैं बात करता हूँ। ये आपका प्रीवियस डे का कैंडल है मान के चलो, ये वाला। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ओपन हुआ बाजार। तो दो तरीके से आपको ट्रेड बनाने हैं यहाँ पर। पहला ट्रेड, जैसे इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय लिमिट ऑर्डर लगाओगे, जैसे यहाँ पे बाय ट्रिगर होगा, इसी कैंडल का आप स्टॉप लॉस लगाओगे। जैसे कि इस कैंडल का हाई कितना था, 108.57। इस कैंडल का लो कितना था, 108.56। यहाँ पे आपका बाय ट्रेड ट्रिगर हुआ, और ये क्लोजिंग कहाँ पे दिया इसने जाके, 109.05। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 पे मिल गए। अब अगर यहाँ पे आपने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये ज्यादा ऊपर नहीं गया, और ये वाला लो तोड़ दिया, स्टॉप लॉस खा गया, तो जैसे स्टॉप लॉस खाएगा यहाँ पर डबल क्वांटिटी से आप शॉर्ट कर दोगे, और ये वाला ट्रेड आपको सारे लॉसेस भी कवर करवाएगा और प्रॉफिट भी दिलवाएगा। ठीक है, जैसे आज का देखो आप, आज भी गैप अप ओपन हुआ बाजार, इसके हाई के ऊपर मैंने बाय किया, ये देखो यहाँ पे मेरा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से प्राइसेस ऊपर चले गए। अब ये जो कैंडल है, इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है। अब इस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है, तो यहां से फिर ये नीचे की तरफ पकड़ेगा, अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो यहां से ये ऊपर चला जाएगा डॉलर इंडेक्स। ये गैप थ्योरी की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये गैप अप ओपन हुआ, इसके हाई के ऊपर आप बाय लिमिट ऑर्डर लगा दोगे। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कुछ पिप से रह गया होगा सौदा, यहाँ पे टच करके देखो यूपर चला। ठीक है ना, और इसका लो नहीं टूटा, छोटा सा स्टॉप लॉस था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये गैप थ्योरी है। यूरो यूएसडी में देख लो आप, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, गैप डाउन इसको बोलेंगे, गैप डाउन। तो इसके लुक पे मैं सेलिंग की बिड लगा दूंगा, यहाँ पे मेरा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा, यहाँ से आया, प्रॉफिट मिल गया। अब अगर ये कटेगा लेवल, तो यहाँ से मैं बाय कर लूंगा, और यहाँ पे भी मैं फिर स्कैल्पिंग करके निकल जाऊंगा प्रॉफिट बुक करके। आज भी देखो, आज गैप डाउन ओपन हुआ बाजार यूरो यूएसडी का, तो इसके लो के नीचे मैंने सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर ये सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और वहीं से प्राइजेस नीचे आ गए। ठीक है, तो ये आपकी गैप थ्योरी है, बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है। वैसे तो मैंने आपको बोला ना कि गैप के अंदर काफी सारे प्रोसेस होते हैं, कॉमन गैप, रन अवे गैप, इसको तीन तरीके होते हैं ट्रेड करने के। ठीक है, लेकिन एक तरीका मैंने आपको बताया है इसके अंदर। अब डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। पहले डॉलर इंडेक्स ने हाई लगाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर गैप अप खुला, फिर नीचे आया। ओवरऑल बात है कि भाई ये ऊपर के लेवल पे जबरदस्ती होल्ड कर रखा है ट्रम्प साहब ने। अल्टीमेटली ये तो गिरने के लिए रेडी बैठा हुआ है, क्योंकि अब इसमें जो दम खम था ना, इतना नीचे से जो खिंचता हुआ आ रहा था, ये इसकी जो स्ट्रेंथ है अब खत्म हो गई है। ये कह रहा है भाई अब मेरे पास ताकत नहीं है ऊपर जाने की, तुमने जितना भी मेरे को लेके जाना था ले गए। अब डेटा भी वीक आने लग गए, ट्रेजरी यील्ड्स भी नीचे आ रहे हैं, तो ये जबरदस्ती एक हवा बना हुआ है, ऊपर रोक रखा है इसको, कि कभी भी नीचे गिर सकता है। ये कभी भी नीचे
गिर सकता है आपका। ठीक है। अच्छा वाला कब गिरेगा? इसका मेजर ट्रेंड है $160 का। जिस समय ये $107 के नीचे बंद हो गया डेली चार्ट पे, और उसका लो अगर ब्रेक हो गया, तो समझो कि कम से कम 200 पॉइंट, 200 पिप यानी $105 तक ये 104.50 और $105 तक ये गिर सकता है। ठीक है। जब तक 107 नहीं टूट रहा, तब तक इसमें उम्मीद है कि कल को कोई ऐसी कहानी हो जाए, मान के चलो सीपीआई डेटा ही वेनेसडे को ऊपर आ गया, नीचे आने की बजाय ऊपर आ गया, तो भाग जाएगा, ये 109.50 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि सीपीआई डेटा अगर पॉजिटिव आता है और उसके बाद अगर ये गिरता है तो ट्रैप मत हो जाना। नीचे गिरता है, नीचे बाय करके चलना, ये शाम तक रात तक फिर जंप बाउंस बैक मारेगा और ऊपर आएगा प्राइस। ठीक है ना, ये केवल आपको ट्रेन से उतारने के लिए नीचे लेके जाएगा। अगर सीपीआई डेटा पॉजिटिव आता है तो ये नीचे लेके जाएगा, बाद में ऊपर खींच देगा। लेकिन उस समय कुछ और देख लेना कि उन्होंने स्टेटमेंट में ऐसा क्या बोला है। अगर स्टेटमेंट में ऐसा कोई नेगेटिव बोल दिया तो भले ही ये नीचे आ जाए, अदरवाइज यदि एक बार ट्रैप करना है आपको, नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स क्लियर हो गया, जब तक 107 का लेवल ब्रेक नहीं होता ये ऊपर जा सकता है, 107 के नीचे ये वीक है। यूरो यूएसडी ओवरऑल ट्रेंड जब तक 450 के ऊपर ये बंद नहीं होगा, ये आपका वीक है। ये प्रीवियस लेवल को तोड़ सकता है, नीचे गिर सकता है। 450 के ऊपर बंद हो गया तो यहाँ से 200-250 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, एक शॉर्ट पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि अभी आप बना सकते हो। ये वाले कैंडल, आज के कैंडल का हाई क्या है, ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखो। ये स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप लो, नीचे तक का 250 तक का टारगेट लेके चलो। ये लेवल टूट जाता तो बाय कर लेना, फिर अगला लेवल आपका 400 का होगा और 450 का होगा, जो डबल से आप बाय भी कर सकते हो। और उस केस में स्टॉप लॉस आपका ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो तीन कंडीशन समझ में आ गई। पहली कंडीशन, अभी शॉर्ट पोजीशन लो, ये वाला हाई का एसएल रखो। ये वाला हाई टूट जाता है, डबल से बाय करो, ये वाले लो का एसएल रखो। मेजर ट्रेंड रिवर्सल कब आएगा? जब 450 के ऊपर ही बंद हो जाएगा तब। तो दो ट्रेड दे दिए मैंने आपको शॉर्ट टर्म के, और एक रिवर्सल दिया मैंने आपको मेजर ट्रेंड का। ठीक है, क्लियर होगी बात। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी से फिलहाल आपको दूर रहना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखा रही है। देखो, बार बार इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बार बार इसी लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, हालांकि ये भी वीक है। डॉलर अगर तेज हो गया तो ये 2300 तक गिरेगा, 2250 तक, इवन 2000 तक भी गिर सकता है। यहाँ से 300-400 पे भी गिर सकता है ये। ठीक है ना। और अगर डेली चार्ट पे 2500 के ऊपर बंद हो गया, 2 दिन इसमें चाहिए, 2 दिन, एक दिन से काम नहीं चलेगा। ये खतरनाक खिलाड़ी है, इसको चाहिए कम से कम 2 दिन। तो 2500 के ऊपर अगर ये 2 दिन बंद हो गया, तो यहाँ से फिर ये 2700-2800 तक की तेजी पकड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ये 2000 तक 400 पिप की गिरावट यहाँ से आ सकती है। तो ट्रेड अगर आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो कि 2400 का यहाँ पे 2390 चल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लो, 2500 का एसएल दो, और टारगेट अपने आराम से 300-400 पिप के लिए बैठे रहो नीचे। ठीक है ना, और 2500 टूट जाए तो बाय कर लेना। फिर ये 2390 का एसएल रहेगा और 2700 तक के आपके टारगेट रहेंगे। तो दोनों केसेस में आप जीतोगे। थैंक यू दर्शन जी। एयूडी यूएसडी, फिलहाल आज का अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, ओवरऑल तो वीक है, लेकिन इंडिविजुअली बात करूं तो देखो इसने गैप भर दिया है। गैप भरने के बाद इस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे बाइटेड बनता है करंट लेवल पे। और आज का ही लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। आज के लो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और यहाँ पे 6300 को ये ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे अभी के अभी एक बाय ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आज के स्टॉप लॉस के साथ। बाकी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस करेंसी पेयर के लिए। है ना। यूएसडी कैड में अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज्यादा इवेंट बेस्ड मूवमेंट आ रही है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। यूएसडी सीएचएफ में मैं स्ट्रांग हूँ। पिछली बार भी बोला था 9100 से मेरी बाइंग पोजीशन चल रही थी, 9050 पे मैंने पोजीशन को ऐड किया। ये वाला मेरा 8965 का मेरा ऐसा लगा हुआ है। अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। 9100 वाला 2 पिप के प्रॉफिट में है, 9050 वाला मेरा 52 पिप के प्रॉफिट में है। तो मैं दोनों पोजीशन से निकल के और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी भी मेरी तेजी बनी हुई है। मेरे को लगता है कि ये जो डबल टॉप पैटर्न बनाया है, अगर डॉलर इंडेक्स ने सपोर्ट किया और डॉलर इंडेक्स तेज हुआ, तो ये $93 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से तो आप इसको बाय ट्रेड लेके चलो, आपको ये प्रॉफिट ही देगा।
जीपीवाई करेंसी पेयर में अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें अभी फिलहाल कोई भी मैं कमेंट नहीं दूंगा, सबके पैटर्न एक जैसे ही हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अभी। गोल्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया इसमें चाइना बाइंग कर रहा है, इसमें अच्छी वाली जनवरी से बाइंग चालू कर रहा है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस के कारण इसमें ऑलरेडी बाइंग हो रही है, सारा पैसा इसी में लग रहा है। और ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था, पिछले साल ही बोल दिया था कि भाई गोल्ड का जो 2025 का टारगेट है 3100 से 3200 डॉलर का टारगेट है। तो उस हिसाब से तो देखो तेजी है। ठीक है, बीइंग अ स्मॉल इन्वेस्टर इस हाई लेवल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाई करो। बीइंग ए स्मॉल इन्वेस्टर, अगर कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जनरली होता क्या है कि गोल्ड की एक थ्योरी है, और हिस्टोरिकल डेटा मैंने जो एनालाइज किया है उसमें मैंने यही बताया है कि गोल्ड हमेशा हाई लेवल से 400 पॉइंट तक गिरता है, मैक्सिमम 2 बार गिरा है। मतलब पूरे हिस्टोरिकल डेटा में, पिछले 10 साल का डेटा में 2 बार ऐसा हुआ है, या मैक्सिमम 3 बार हुआ होगा 400 पॉइंट, नहीं तो 200 से 230 200 250 पॉइंट ले लो। 250 से 320 पॉइंट तक ये 3 4 बार गिरा है। 250 से 320 पॉइंट तक ये 3 4 बार गिरा है। उससे ज्यादा गिरावट नहीं है। तो अगर आप 400 पॉइंट तक झेल सकते हो इसको, हाई लेवल पे मान के चलो बाई कर लिया, बस ज्यादा ज्यादा फर्क कितना होगा कि मान के चलो कि आपने अभी बाई किया और ये 250 पॉइंट गिर गया। अब ये 250 पॉइंट हो सकता है कि 6 महीने तक उसी 250 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड करता रहे, और आपने जो सौदा 2910 पे बाई किया है वो आपका रेट ना है अभी 6 महीने तक। तो टाइम जो आपका समय बीतेगा ना इसके अंदर, वो टाइम आपको किल करेगा, आपको मेंटली किल करेगा वो टाइम। कि अरे यार ऊपर के लेवल पे मेरा सौदा नुकसान नहीं देगा, वो 6 महीने बाद फिर रैली पकड़ेगा, फिर 1 महीने के अंदर ही सब कुछ कवर करा देगा, लेकिन वो 6 महीने आपको परेशान कर देगा। तो इसलिए आप करना चाहो तो बाई कर लो। टारगेट हमारा 3100 3200 तक के हैं साल की। लेकिन अगर डिप आता है 70 80 पे गिरता है, यहाँ से पॉइंट गिरता है, तब आप बाई करो, तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। और ये गिरेगा कब? ये गिरेगा तब जब आपकी ट्रेड टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएंगी। यानी अब मान के चलो किसी कंट्री ने रिटेलिएट नहीं किया, टैरिफ इम्पोज नहीं किया अमेरिकन गुड्स के ऊपर, और ट्रम्प भी शांत हो गया। ट्रम्प भी जिद्दी बच्चा है, शांत हो गया, चलो यार छोड़ो, रहने दो, जाने दो। ठीक है ना, ट्रेड टेंशन जैसे ईज होंगी ये 100 150 पॉइंट गिर जाएगा। ट्रेड टेंशन, लेकिन अभी की सिचुएशन देख के लगता नहीं है कि ट्रेड टेंशन खत्म होने वाली है। ट्रेड टेंशन बढ़ने वाली है और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। ठीक है ना, तो इसके कारण से आपका गोल्ड आपका तेज हो रहा है। ठीक है, लेवल्स की बात करता हूँ। पहले देखो रेजिस्टेंस लेवल लेवल था 2885 86 का, राउंड फिगर में 2885, 2885, 2886, 2890 ये लेवल थे। तो 2890 को जैसे इसने ब्रेक किया तो 2900 लगता है 2855 के आसपास। 2855 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो मामला गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो यहाँ से तो फिलहाल तो देखो इसमें कोई भी अभी सेलिंग के चांसेस नहीं आ रहे। आरएसआई की पोजीशन भी देखोगे, आरएसआई भी आपकी ओवरबॉट में आके और कोशिश कर रही है मोमेंटम पकड़ने की। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोशिश की थी मोमेंटम पकड़ने की, वैसे यहाँ पे कोशिश कर रही है मोमेंटम पकड़ने की। तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाई इसको तेजी बनानी चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई करेंसी पेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो बता सकते हैं। किस चीज को साइडवेज बोल सकते हैं दर्शन सर? बीटीसी चंद्रेश जी, बीटीसी। बीटीसी ओवरऑल देखो ट्रेंड तो ऊपर है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था ट्रेंड ऊपर है, 1,25,000 डॉलर तक जाएगा। लेकिन ट्रम्प साहब आए, सबको उम्मीद थी कि ये हायर पे हाई लगाता जाएगा, तो ये तो भगा नहीं, गोल्ड भग गया, क्रिप्टो कॉइन वहीं रह गए। ठीक है ना, तो एज पर दी साइकिल एनालिसिस, मैं आपको पहले भी बोला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 80,000 के आसपास आए, 75,000 के आसपास आएगा एक बार ये, वहां पे आप इसको बाई करना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इसमें अभी मेरे लिए कोई फिलहाल पोजीशन नहीं है, केवल शॉर्ट पोजीशन है, जो हम 1 लाख के लेवल से शॉर्ट पोजीशन बनाते हुए आ रहे हैं, और 1,07,000 तक का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो हमारा अभी प्रॉफिट ही आ रहा है, और अभी भी हम शॉर्ट पोजीशन ही बनाने के मूड में हैं। जल्दी ही मेरे को ऐसा लगता है कि ये 90,000 का जो लेवल है, 89,000 का लेवल, ये ब्रेक होगा, और ये 80,000 और 75,000 तक ये जाएगा। यस, मैं तेजी में हूँ, नो डाउट लॉन्ग टर्म तेजी में हूँ। उससे पहले अगर कोई रिवर्सल आ गया तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस मेरा 1,07,000 डॉलर का है,
वो अगर कट गया तो मैं निकल जाऊंगा बाहर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए अलग बना रखी है, ट्रेडिंग के लिए अलग बना रखी है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो अभी कोई पोजीशन सर इसमें बनती नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप वेट एंड वॉच करो। तो ये बीटीसी का एनालिसिस है, जबरदस्ती ट्रेड अपन को लेना नहीं है। जीबीपी जेपीवाई, देखो जीबीपी जेपीवाई ने बहुत बढ़िया यहाँ पे एक पैटर्न, लिक्विडिटी बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रैब की है इसने यहाँ पे। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर अब ये वाला हाई ब्रेक होता है अगर आज का, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रिवर्सल कैंडल बना दिया है, तो इसका लिए मैं यहाँ पे बाय ट्रेड करके और ये स्टॉप लॉस रख के रिस्क लेना नहीं चाहूंगा। मैं कंफर्मेशन ट्रेड करना चाहूंगा, तो कंफर्म ट्रेड के लिए मेरे को ये वाला हाई ब्रेक चाहिए। मेरे को 189.15 का हाई है, ये जब ब्रेक हो जाएगा तब मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। ये वाला लो 187.13 या 10 जो भी है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट फिर मेरे $193 तक के मेरे टारगेट इसमें इंटेक्ट रहेंगे। उससे पहले कोई भी ट्रेड मेरे को नहीं करना है इसके अंदर। विच स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर फॉरेक्स मार्केट करेंसी, सर देखो हर हफ्ते हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजीज आपको लेके आ रहे हैं, कई साल से स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं। सारी स्ट्रेटेजीज बढ़िया हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या पसंद है। तो अभी स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा। आप लोग रेगुलर आओ तो दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज आपको पता लगेंगी। एयूडी एनजेडी, एयूडी एनजेडी ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। बहुत अच्छा लेवल है बाय करने का, बाय करो, डिप आता है और बाय करो। 1150 तक ये जा सकता है मिनिमम। 1150, हाँ 1150 तक यहाँ से देखो स्पाइक मार के नीचे आया था, तो यहाँ तक जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है। बहुत बढ़िया ट्रेड है, इसको उठा लो और डिप पे बाई करो। 1036 का एसएल है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक एवरी डिप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एयूडी एनजेड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ट्रेड निकाला है आपने। अब हम चलते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी की तरफ। बिल्कुल, आप फॉरेक्स को सर सीरियसली सीखें, रेगुलर हमारे फ्री वेबिनार्स में आएँ। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपना करियर इसमें बनाना चाहते हैं तो हमारा जो एडवांस प्रोग्राम है, एडवांस क्लासेस हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग के अंदर निखार आएगा। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी प्रोफेशनल लेवल पे, और आपके ट्रेडिंग एक लेवल अप हो जाएगा आपका। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बुलबेल एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं एडवांस कोर्सेज के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, और यहाँ पे एक हम इंडिकेटर प्लॉट करेंगे, ट्रिपल ट्रेंड इंडिकेटर बाय बिग वैल्यू का। ये वाला इंडिकेटर हम लोग प्लॉट करेंगे इसके अंदर। ये इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद आपको उसकी सेटिंग में जाना है, और ये आपको लेंथ पासो करना है, बैंड डिस्टेंस 2 करना है, और कोई चेंजेस फिलहाल इसके अंदर नहीं करने हैं। ठीक है, ये लगा लिया आपने। अब आपको करना क्या है, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उसका मनी मैनेजमेंट रूल बता देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट है, 15 पिप का हम लोग टारगेट लेंगे। क्यों लेंगे 15 पिप का? कई बार हमें 50 पिप भी मिलेगा, 70 पिप भी मिलेगा। 15 पिप का ही टारगेट क्यों लेंगे? क्योंकि अभी आप बिगनर स्टेज पे हो। जब आप स्ट्रेटेजी ट्रेड करते हो तो आपको ये लगता है कि भाई जो भी इंडिकेटर हमें बाय या सेल सिग्नल दे रहा है, वो सारे सिग्नल हमारे प्रॉफिट के होने चाहिए। एक दो लॉसेस आपको लगते हैं तो आपको इंडिकेटर बेकार लगने लग जाता है, आपको सिस्टम बेकार लगने लग जाता है, आपको लगता है कि अरे यार ये तो लॉसेस दे रहा है, ये तो वो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है मार्केट में, कोई भी ब्रह्मास्त्र नहीं है, तो जादू की छड़ी नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिट का देगा।
ठीक है ना। लेकिन हमें ट्रेड करना कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, लॉसेस से कैसे बाहर निकलना है, वो एक कलाकारी है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने बाय ट्रेड किया 0.01 एट द रेट ऑफ 1.0350, ठीक है। हमारा 15 पिप का टारगेट था, ये इसने हाई लगाया 355, 15 पिप नहीं दिए और ये नीचे गिर गया। नीचे इसने हमें सेल ट्रेड दिया एट द रेट ऑफ 1.0300। तो यहाँ पे हमें लॉस कितने का हो गया, 50 पिप का लॉस हो गया। यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे 0.02 क्वांटिटी। अब 50 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि हमारी डबल क्वांटिटी है इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। तो हमारा निकला ब्रेक इवन पॉइंट कितना, 25 पिप का। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50 पिप। तो हमारा पुराना लॉस कवर हो गया। अब प्रॉफिट की क्या है, इसमें हम 15 पिप ऐड कर देंगे। तो हमारा टारगेट कितने का होगा, 40 पिप का। ठीक है, 40 पिप इंटू 2 इज इक्वल टू 80 पिप। लॉस कितने का हुआ था हमारा, 50 पिप का। फायदा कितने का हो गया हमारा, 30 पिप का। ठीक है। अब मान के चलो इसी एग्जाम्पल के अंदर हमें नीचे 40 पिप नहीं मिले, केवल 25 पिप तक गया ये और ऊपर भग गया, और ऊपर हमें बाय कराया है इसने, बाय किया हमने 0.03 एट द रेट ऑफ 1.0370। तो हमने शॉर्ट कहाँ किया था पहले, 300 पे। कवर कहाँ कर रहे हैं, 370 पे। कितने का लॉस लगा हमें, 70 पिप का। ठीक है। इसमें दर्शन भाई इंडिकेटर का रोल ये है कि आपको बाय और सेल ट्रेड देगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप तसल्ली से सारी बात सुन लीजिए। ठीक है। तो 300 पे आपने शॉर्ट किया, 370 पे आपने एग्जिट किया, यानी बाय ट्रेड लिया 0.03। यहाँ पे आपको लॉस हो गया 70 पिप का। ठीक है। तो पहला लॉस कितने का हुआ था हमें, 50 पिप का। अब लॉस कितने का हुआ, 70 + 70। क्यों लिया मैंने 2 बार 70, क्योंकि हमने डबल क्वांटिटी बाय की थी। तो टोटल लॉस कितने का हो गया हमें, 70 + 70 + 50, 190 पिप का लॉस हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे हम 0.03 बाई कर रहे हैं, एक सिंगल क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं डबल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0.4 नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 0.3 यानी सिंगल क्वांटिटी 0.01 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 190 को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो मेरा ब्रेक इवन कितना निकला, 63 पिप। चलो 64 पिप ले लेते हैं, प्लस इसमें मैंने जोड़ दिया 15 पिप हमारा टारगेट। 79 पिप का टारगेट होगा, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, कितना पिप निकला, 237 पिप प्रॉफिट। हमारा लॉस कितना था, 190 पिप का। तो 47 पिप हमने कमा लिए। डेट इज द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, कि क्वांटिटी को कैसे मैनेज करके चलना है जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आए बाजार के अंदर। अब मैं आपको इसके बैक टेस्टिंग पे लेके चलता हूँ। देखो, जब यहाँ पे तीनों लाइनों के पास आसपास ये कैंडल क्रॉस होगा, 1, 2 और 3, 3 कैंडल जब क्रॉस होंगे, 3 कैंडल का वेट करना है हमें। 3 कैंडल के लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। इसका लो है यहाँ पे 1.0890। कितना लो लगाया, 875। और कितना लो लगा दिया, 873। हमें तो 15 पिप मिल गए, लेकिन देखो ये तो और भी गिर गया। ठीक है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये ट्रेड मार्केट में साइकिल्स होती हैं अलग अलग। किसी टाइम आपको सेम इंडिकेटर 50 से 70 पिप 100 पिप दे देगा, और कई बार क्या होगा कि 50 पिप से ही 20 पिप से टर्न अराउंड हो जाएगा। मार्केट की चाल अलग अलग होती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिस करनी है आपको केवल 15 पिप की। पहले 15 पिप जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, अच्छा, तब आप इसमें और पैसा बना सकते हो। कैसे, जैसे कि यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा है कि बैंड के बीच में अगर प्राइजेस स्पाइक मांग रहे हैं, रिजेक्शन मार रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेल ट्रेड लेके 10-10 पिप की स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेके 10-10 पिप की स्कैल्पिंग कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे 3 कैंडल आया, पहला, दूसरा, तीसरा, इन 3 कैंडल के ऊपर बाई किया, ये 15 पिप आपको मिल गया। यहाँ पे 3 कैंडल नहीं आए, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, इन तीनों का लो नहीं कटा, तो हम शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे।
फिर देखो यहाँ पे भी एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इन तीनों कैंडल का लो नहीं कटा तो हम शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अभी तक बाय में चल रहा है। फिर ये देखो यहाँ पे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इन तीनों कैंडल का लो कट गया यहाँ पर। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, सीधी मूवमेंट 15 पे मिल गए। फिर यहाँ पे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस कैंडल का हाई है 1.1095, सीधी मूवमेंट कितना ऊपर गया, 1155। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया 1055 पे, लो लगाया 1017। फिर यहाँ पे बाय कराया 1071 पे, सीधी मूवमेंट। अब एक लॉस का ट्रेड समझ लो, एक, दो, तीन, तीन कैंडल के लो के नीचे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई। इसका लो कितना था, 1075। लो कितना लगाया अगले कैंडल पे, 1068। केवल 7 पिप हमारे फेवर में गया और उसके बाद इसने यहाँ बाइंग कराया 1119। मैं 1120 ले लेता हूँ। तो अब ट्रेड समरी समझ लो, हमने सेल किया 0.01 एट द रेट ऑफ 1.1075, ठीक है। और हमने एग्जिट किया, यानी एग्जिट करने के अंदर हमने डबल से बाय कर लिया एट द रेट ऑफ 1.1120। तो कितने का लॉस लगा हमें यहाँ पे, 45 पिप का, ठीक है। 45 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। तो हमारा निकला ब्रेक इवन पॉइंट 22.5 का, तो मैं 23 ले लेता हूँ राउंड फिगर में। प्लस 15 पे हमारा टारगेट, यानी 38 पे हमारा टारगेट है। हमने बाय कहाँ किया था, 1120 पे। तो 1158 जब जाएगा तो हमारा लॉस भी कवर है और हमारा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई कितना लगाया, 1178, और हमारा टारगेट कितना था, 1158 का। प्रॉफिट बुक हो गया। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है और आपको प्रॉफिट बुक करने हैं आपको। सेम चीज मैं आपको गोल्ड पे दिखा देता हूँ। गोल्ड को आपको 5 मिनट पे ट्राई करना है इसको। 1 महीने का दिखा देता हूँ। मैं आपको उस मंथ का दिखा रहा हूँ जब आपकी मार्केट स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग के 8-10 दिन में इतनी ज़्यादा उटपटांग मूवमेंट आ रही थी, उस समय में भी आपको प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे भी देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इन तीनों कैंडलों के लो के नीचे बेचेंगे। इसका लो है 2609 का और लो लगाया है 2605.50। 3 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है इसमें 15 मिनट के चार्ट में। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। मैं आपको एडवांटेज दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। मैं आपको एडवांटेज दे रहा हूँ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कट गया, 2609 पे मैंने शॉर्ट किया और यहाँ पे इन तीन कैंडलों के हाई के ऊपर 2618 पे मैंने, या 19 पे मैंने बाई किया। चलो 10 पॉइंट का मेरा एसएल कट गया, ठीक है। डबल क्वांटिटी बाई करूंगा, देखो कितना हाई लगाया, 2636। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया इन तीनों कैंडलों के लो के नीचे, 2641 के नीचे शॉर्ट किया। कितना लो लगाया, 2625। फिर यहाँ पे बाई किया 2645 पे, ऊपर गया 2640, नीचे आया सपोर्ट लिया 38 पे, फिर देखो ऊपर भाग गया 2662, ठीक है। अब इन बैंड के बीच में अगर आप बाय करोगे तो आपको जबरदस्त ट्रेड मिलेंगे। देखो यहाँ पे शॉर्ट कराया 2671 के नीचे, सीधी मूवमेंट 2656 का। अभी रिसेंट का ट्रेड दिखा देता हूँ आपको, बैक टेस्टिंग आप कर लेना, मैंने आपको दिखा दिया है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये लॉस वाला ट्रेड देख लो आप, बहुत बढ़िया। एक, दो, तीन, मतलब जो सिस्टम में लॉस लगता है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है दिखाने में। इन तीनों कैंडल का लो कितना है, 2856। यहाँ पे लो लगाया 2853.43, ठीक है। मान के चलो प्रॉफिट नहीं आया, 2856 पे आपने शॉर्ट किया, नहीं आया प्रॉफिट। यहाँ पे बाय करा दिया आपने 2870, 14 पॉइंट का लॉस लगा आपको। डबल क्वांटिटी से बाय करो, सीधी मूवमेंट। अब आपके सामने की कितना मूवमेंट लिखी गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है बाजार में।
सिस्टम के अधीन रह के ट्रेड करना है, दिमाग अपना ज़्यादा लगाना नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर जो भी वो बाइंग सेलिंग करेंगे आपको पता लग जाएगा। क्लियर? तो अब आपकी कोई क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी। थैंक यू दर्शन जी, अमित पटेल भाई, सौरभ भाई। तो कोई भी सिस्टम है ना, स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करोगे तो लॉसेस तो होंगे ही, बस आपको क्वांटिटी डबल करते करते चलना है, आपको डेफिनेटली किसी भी साइड मार्केट जब जाएगा आपको प्रॉफिट देगा यार। ठीक है, आप ये मत सोचो कि हर बाय सिग्नल पे सेल सिग्नल पे मेरे को ट्रेड मिलना ही मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, नहीं। चलने दो, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ये लॉस झेलने की आदत पड़ जाएगी ना, मैं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। अभी आपको क्या टेम्पटेशन होती है, अरे यार हमने 2910 पे गोल्ड बाय कर लिया तो 2905 आ गया, अरे आने दो, तो सिस्टम सेल देगा तो हम डबल से बैठेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फ्री माइंड से बैठो अपने, क्यों टेंशन ले रहे हो? प्राइजेस क्या आपके कंट्रोल में है क्या? प्राइजेस किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो उसको जाने दो जहां जा रहे हैं, जहां ये बोलेगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आराम से बैठो। टेंशन लेके ट्रेडिंग करोगे पैसा नहीं बनेगा, टेंशन फ्री ट्रेडिंग करोगे पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा। टेंशन लेने के बाद तो आदमी गलत डिसीजन लेता है और आपके अकाउंट साइज में ब्लेंडर हो जाता है। कोई भी क्वेरीज है गाइस, यू कैन आस्क मी, आई होप यू लाइक दिस सेशन। आप लोग एंड तक बने रहे मैक्सिमम लोग, तो थैंक यू सो मच, वेलकम निखिल पटेल भाई, वेलकम ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। सो थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू दर्शन भाई, जिग्नेश भाई, एकता जी, कैसी हो एकता मैम? थैंक यू राजेश सर, मतुल भाई थैंक यू, थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। इंडिकेटर सेटिंग एक बार और ये देख लो। हाँ, 2954 से 50 के बीच में कर सकते हो आप। अच्छा, इसमें आपको ना चेंजेस करने हैं, अगर मैं आपको बताता हूँ, दो चीज पे आप काम कर सकते हो इंडिकेटर को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए। आप इसकी एक तो लेंथ चेंज कर सकते हो, दूसरा इसका बैंड के डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। ये दो चीजें आप चेंज करो तो आपको इंडिकेटर में फर्क नजर आएगा। ठीक है जी। हाँ, ईएमए कर सकते हो, एसएमए की जगह ईएमए करो, डब्ल्यूएमए करो, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। तो कर करके देखो कि कौन सा बेस्ट आपको काम लग रहा है। ठीक है ना? तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, अब आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको चल के ऑपरेट करो।